अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। आई होप एवरीवन इज ज्वाइन। काफी लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सो लेट अस आवर स्टार्ट आवर प्रोग्राम, आवर सेशन, टुडेज वेबिनार विद द तिलावत कलाम पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, जज़ाकल्लाह जी। Once again, Assalamu alaikum everyone, and thank you for joining us. It's an honor for me. I am Talha Anwar. I am the Chief Sales and Distribution Officer of Al Mizan Investment. It's an honor for me to host this session with the collaboration of Pakistan Banking and Finance Professional in Kuwait and Al Mizan Investments. My sincere gratitude to PBFK because they have supported us for this session, especially the Mohammad Saqib साहब, जिनका ये आइडिया था। उसके बाद हमने ये फिर सेशन अरेंज किया है। जब हम ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें अगर हम एज अ पाकिस्तानी देखें, जो उनकी सपोर्ट है और जो उनका, हम उसको एज एन एसेट समझते हैं, बिकॉज जो हमारी रेमिटेंसेस हैं माशाल्लाह वो कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रही हैं। मैं अभी करंट मंथ की देख रहा था, रेमिटेंस जो एवरेज है अराउंड $3 बिलियन की एवरेज जो है वो रेमिटेंस है। और ये हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमी लैंडस्केप है उसको सपोर्ट करते हैं। जब मुश्किल हालात आते हैं पाकिस्तान में, उसमें भी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो सबसे पहले जो है फ्रंट फुट के ऊपर होते हैं। कुवैत की हम बात करें, कुवैत से भी माशाल्लाह हमें कंटिन्यूस जो है रेमिटेंस आती है। वहाँ पे काफ़ी हमारे फाइनेंस प्रोफेशनल और बैंकिंग प्रोफेशनल हैं। और आज का भी जो ऑब्जेक्टिव है हमारे सेशन का, उसमें जैसे आपने सब्जेक्ट भी आपको पता है, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट आउटलुक एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये जो सेशन है आज का, वो भी हमारा जो सीरीज ऑफ सेशन है, जो हमारी एक्टिविटीज है या जो हम इनिशिएटिव्स ले रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो अब मैं आप लोगों को जो हमारे एक्सपर्ट स्पीकर थे, मैं उनको इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा। इसमें एहसन अशरफ साहब हैं जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल इन कुवैत के। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो स्टार्ट करें और थोड़ा सा ब्रीफ करें अबाउट द ओवरऑल सिनेरियो जी। सो एहसन साहब। जी, थैंक यू वेरी मच तलहा भाई आपका। सब अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज वेबिनार ज्वाइन किया है हमारा। और जैसा भी तलहा साहब ने इंट्रोडक्शन में बताया है कि वी आर डूइंग दिस वेबिनार इन कोलैबोरेशन विद मिज़ान इन्वेस्टमेंट ग्रुप। और हमारा इसका बुनियादी मकसद यही है कि हम पाकिस्तान की जो मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट उस पे लें एक्सपर्ट से। और उसके अलावा जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू मिज़ान ग्रुप, उसको जो है वो थोड़ा सा लोगों को एनलाइटन करें उसके हवाले से। थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, यहाँ पे पाकिस्तान बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स इन कुवैत जो है ये प्रोफेशनल्स के एक कम्युनिटी है जिसको हम पिछले मोर देन 1 डिकेड से जो है वो इसको हम मैनेज कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं। और इसका जो है बुनियादी मकसद जो है वो लोगों को, प्रोफेशनल्स को, बैंकिंग और फाइनेंस प्रोफेशनल और दूसरे प्रोफेशनल्स को जो है वो कनेक्ट करना है। और उसके अलावा इनको मेंबर्स की डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हम ट्रेनिंग्स, वेबिनार, सेमिनार्स, इन्वेस्टमेंट सेमिनार्स ये पिछले 10 साल में कर रहे हैं। और आज का वेबिनार भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, और अपने जो हमारे की स्पीकर हैं इम्तियाज साहब, उनकी तरफ जो है मैं जाना चाहूँगा। और इम्तियाज साहब, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज टाइम निकाला हमारे लिए, अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वेबिनार जो है ये हमारे मेंबर्स के लिए, हमारे जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन सब के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। और इट विल ओपन न्यू वे फॉर देयर फॉर देयर इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। और स्पेसिफिकली पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके हवाले से उन लोगों को एनलाइटन करने की, खासतौर पर ओवरसीज को एनलाइटन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम जो न्यूज़ में देखते हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज होती है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। हमें सही जो है वो जो है ग्राउंड जो रियलिटीज है वो काफी जो है वो हमें कह लें कि अच्छी नहीं मिलती। ग्राउंड रियलिटी हमें मिलती नहीं है एक्चुअली।
तो मैं चाहूँगा कि आप इस पे भी बात करें, और बाकी जो आपका फॉर्मेट है जो हमने एग्री किया हुआ है उस पे बात करें। तो सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। इम्तियाज साहब, नाउ ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एसएन साहब। आपने जिस तरह ब्रीफ किया ओवरऑल, बिल्कुल आपने जो लास्ट में बात की कि एक एक पाकिस्तान वो है जो टीवी पे 9 बजे आता है, और एक पाकिस्तान वो है जो रियलिटी में जो है, वो जो पाकिस्तान में है वो जो समझ रहे होते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ लोगों से कि वो 9 बजे वाला पाकिस्तान बिल्कुल सेपरेट है, और प्रैक्टिकली अगर हम देखें पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा जी, अब हम जो है अपने सेकंड स्पीकर की तरफ चलते हैं। जो सेकंड स्पीकर है हमारे, वो माशाल्लाह सीजन प्रोफेशनल है कैपिटल मार्केट के, और सीईओ हैं अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट के। तो उसमें मैं इम्तियाज गदर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज का जो सेशन है वो लीड करेंगे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटलुक और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओवर टू यू इम्तियाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू तला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हसन साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया फॉर गिविंग अल मीज़ान दी अपॉर्चुनिटी टू बी हियर एंड हैव एन अपॉर्चुनिटी कि हम हमारे जो कुवैत में एक्सपैट पाकिस्तानीज हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकें। सो हमने किया ये है, आई जस्ट शेयर द प्रेजेंटेशन दैट वी हैव डिवाइडेड द सेशन इनटू 4 ब्रॉड पार्ट्स। सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे ऑन पाकिस्तान, व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। देन वी मूव ऑन टू हाउ टू गेट एक्सपोजर टू दिस इकोनॉमी, जिस पे वो अगले 3 पार्ट्स हैं, where we talk about mutual funds, we talk about Al Mizan, and we will also talk about the RDA route, which is very relevant for the overseas Pakistani. तला मुझे जरा कंफर्म कर दीजिएगा if my screen is visible now. जी सर, बिल्कुल क्लियर है आपकी स्क्रीन जो है। बिल्कुल सही है। तो टू स्टार्ट ऑफ, इस स्लाइड में हमने कोशिश ये की है कि वी जस्ट समराइज व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन पाकिस्तान। वी डू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ के पाकिस्तान के इकोनॉमिक लैंडस्केप में जो एक टर्न अराउंड है या जो मार्केट फील कर रही है, व्हाट इज ड्राइविंग दैट टर्न अराउंड ओवर द लास्ट स्पेशली 2.5-3 years फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव। नाउ अगेन व्हेन यू लुक एट द मार्केट्स, एक चीज जो मार्केट्स की होती है हमेशा, दे वेरी फॉरवर्ड लुकिंग इन नेचर। सो एक जो डिस्कनेक्ट रहता है वो ऑब्वियसली यही होता है कि समटाइम्स यू आर नॉट फीलिंग द सिचुएशन चेंजिंग ऑन द ग्राउंड, चाहे वो चेंज हो रही हो फॉर द बेटर और फॉर द वर्स। बट मार्केट्स आर यूजली ट्राइंग टू लुक एट इट फ्रॉम अ फॉरवर्ड लुकिंग परस्पेक्टिव एंड देन ट्राइंग टू प्राइस इट इन। और एग्जैक्टली कुछ इसी तरह का हुआ है कि मार्केट में जो एक टर्न अराउंड आया है स्पेशली फ्रॉम द मिड ऑफ 2023, उसमें हुआ यही है कि इफ यू आस्क एनीवन ऑन द ग्राउंड, इवन नॉट जस्ट पीपल हु आर अब्रॉड, जैसे आप कहेंगे यार मैं जिससे पाकिस्तान में बात कर रहा था, इवन पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, दे वर ऑब्वियसली इन अ वेरी कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट इन द मिडल ऑफ 2023 कि पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, लोगों के बिजली के बिल, महंगाई, यू नेम इट, एवरीथिंग वाज अ प्रेशर पॉइंट इन पाकिस्तान। बट अगर आप मार्केट का ग्राफ पुल आउट करेंगे तो वो मिड 2023 से आपको मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली आना स्टार्ट हो गई थी। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि मार्केट विल ऑलवेज बी फॉरवर्ड लुकिंग एंड द मार्केट वाज लुकिंग एट दैट सिचुएशन चेंजिंग वेरी ड्रास्टिकली गोइंग इनटू द फ्यूचर। एक जो सबसे बड़ा लैंडमार्क इवेंट हुआ मिड 2023 में, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान का आईएमएफ प्रोग्राम में री एंटर होना था। जब आईएमएफ प्रोग्राम में हम री एंटर हो गए तो दैट गेव अ बिट ऑफ अ कॉन्फिडेंस टू द मार्केट कि अब पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो दोबारा डिसिप्लिन में आ जाएंगी। और सम क्रेडिट टू द गवर्नमेंट के 2023 के मिड से अब तक few slippages here and there, obviously they are part of Pakistan, but more or less they have stayed in the discipline and followed the macroeconomic policies that were required to be followed. वो कौन सी पॉलिसीज थी, पाकिस्तान के इकोनॉमिक मॉडल में क्या चेंज हुआ है, क्या करने की जरूरत थी, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस कर लेता हूँ। बट इस चीज को ट्रिगर करने वाली एक बहुत बड़ी चीज थी जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस। फॉर सम रीजन, फॉर बेटर और वर्स, हमारे जितने फ्रेंड्स रहे ओवर द इयर्स, आई मीन दे हैव ऑलवेज स्टेप्ड अप टू हेल्प पाकिस्तान कम आउट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस। इस बार थोड़ी सी सिचुएशन जो मिड 2023 तक हो गई थी वो ये थी कि जियोपॉलिटिकल फ्रेंड्स भी वर नॉट इन द मूड टू हेल्प अस फॉर फ्री। कोई ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन जो हमें फेस हो रही थी उस पर ये नहीं था कि ठीक है आप ये पैसे ले लें एंड कंटिन्यू योर मेरी वेज एंड विल कंटिन्यू टू हेल्प आउट। तो उन्होंने भी कुछ इस तरह का फ्री लंचेस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे लिए शट ऑफ कर दिया। तो आई मीन देयर वाज नो अदर ऑप्शन बट टू गो ऑन अ मोर डिसिप्लिन पॉलिसी पाथ। अगले स्लाइड में मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल का मसला है क्या और उस पर चेंज क्या हुआ है या क्या चेंज करते रहने की जरूरत है। तो फर्स्ट पाई चार्ट जो है ऑन द लेफ्ट, उसमें हमने यही डिस्कस किया कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इसका स्टार्टिंग पॉइंट आप ले लें अनब्राइडल्ड कंजम्पशन लेड ग्रोथ वाला, जो हमारा हमने एक पाई डिस्क्लोज किया है। उसमें बात हमने यही की है कि हमारा जो इशू रहा है वो यही है कि वी हैव ऑलवेज बीन अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। जब भी किसी भी गवर्नमेंट को ये दिल चाहता है कि वो ग्रोथ के अच्छे नंबर्स प्रोजेक्ट करे, तो ना इस इकोनॉमी में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है,
ना सर्विसेज लेड ग्रोथ है, ना कोई और ऐसा फैक्टर है, ना हम कोई बहुत बड़े कमोडिटी के प्रोड्यूसर हैं कि कमोडिटी का बूम आ जाए तो मिडल ईस्ट की तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी का नक्शा बदल जाए। हमारे पास एक ही तरीका होता है गवर्नमेंट्स के पास कि वो कंजम्पशन के ऊपर से थोड़ी सी रिलैक्सेशन कर दें और कोशिश करें कंजम्पशन स्टार्ट हो जाए, गाड़ियां इंपोर्ट होना शुरू हो जाए, मोबाइल फोन ड्यूटी फ्री आना शुरू हो जाए, तो उससे एक फील गुड फैक्टर इन द इकोनॉमी फैलना शुरू हो जाता है। बट पाकिस्तान के बाकी मसाइल के साथ एक मसला ये भी था कि पाकिस्तान की रिलायंस इज ऑन इम्पोर्ट्स। तो जब भी आप कंजम्पशन लेड ग्रोथ को स्टार्ट करते हैं तो आपकी इंपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब इंपोर्ट्स बढ़ती हैं तो फिर मार्केट में डॉलर की एक शॉर्टेज हो जाती है। डॉलर की शॉर्टेज से करेंसी डीवैल्यूएशन होता है, उसकी वजह से आपकी काफी सारी चीजों की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है और वहां पर गवर्नमेंट फिर शॉर्ट टर्म करेक्टिव मेजर्स लेती है ताकि इकोनॉमी थोड़ी कूल डाउन हो जाए और उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाए। व्हाट हैज चेंज, तो राइट साइड का जो ग्राफ है वो आपको यही दिखा रहा है कि व्हाट हैज चेंज्ड इज दैट इस बार गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वी विल नॉट फॉलो दैट ग्रोथ पाथ। यस, इट हैज सम इम्प्लीकेशंस कि पाकिस्तान की ग्रोथ ऑब्वियसली ऑन द नंबर स्लो नजर आती है, बट अगेन ये बहुत जरूरी था। आई थिंक ये एक ऐसा मेजर था जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था और इसी के सारे बेनिफिट्स हम पिछले 2 साल से रीप कर रहे हैं कि हमने इंपोर्ट को और कंजम्पशन को क्रेजी नहीं होने दिया। वी मेड श्योर that we import as per the resources that we have available। उसकी वजह से हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस भी करेंगे कि एफएक्स की मार्केट में बहुत बड़ी एक स्टेबिलिटी आ गई। उसकी वजह से इन्फ्लेशन के नंबर्स आपने देखा है कि स्लो डाउन हुए हैं और उसकी वजह से गवर्नमेंट पे प्रेशर भी नहीं है और वो इंटरेस्ट रेट्स भी कम कर पा रहे हैं। तो इन इन अ नट शेल हुआ ये है कि हमने अपना जो एक शाहाना अंदाज है कि वी कंटिन्यू टू फ्रॉम अ पॉलिसी लेवल कंटिन्यू टू इनकरेज कंजम्पशन, उसको हमने काफी हद तक एड्रेस कर लिया है और उसकी वजह से सारी इंप्रूवमेंट्स आपको नजर आ रही है मार्केट में। और अगेन 2023 से मार्केट के अंदर आपको एक अपटिक नजर आया है, वो इसी वजह से नजर आया है कि मार्केट जो 2024 और 2025 में ये डेवलपमेंट्स होने वाली थी उसको प्रीएम्प्ट कर रही थी। इफ यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हमने ये सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स है, तो अगेन आई विल नॉट बोर यू विद गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी ग्राफ। तला ने पहले बात की थी जो टॉप लेफ्ट हैंड पे ग्राफ है ऑफ रेमिटेंसेस, उसकी बात की थी कि वहां पर एक बहुत सिग्निफिकेंट अपटिक आया है। बट ये जो सारा बिजनेस मॉडल हमने डिस्कस किया ऑन द प्रीवियस स्लाइड, उसका सारे का कल्मिनेशन आई थिंक यू कैन सी इन द बॉटम लेफ्ट हैंड ग्राफ वे वी सी के हमारे रिजर्व्स की सिचुएशन क्योंकि इंप्रूव हुई है, फॉरेक्स रिजर्व की मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी आई है और उसकी वजह से आपकी करेंसी पैरिटी को अगर आप देखें तो एक काफी इसके अंदर एक स्टेबिलिटी आई है जिसने बहुत लोकल इन्वेस्टर्स की पैनिक को कम किया है और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को एक कंफर्ट दिया है कि ऐसा नहीं होगा कि हम पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो वो सारी डिवैल्यूएशन की वजह से डॉलर बेस्ड रिटर्न्स में सारी ऑफसेट हो जाएंगी। सो दैट हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज दैट वी हैव ब्रॉट इन। अगेन पीपल इन द ऑडियंस जिनका थोड़ा सा मैक्रो की साइड पे एक्सपोजर होगा, ऑब्वियसली उनका ख्याल दुरुस्त होगा कि मे बी दिस करेंसी पॉलिसी कैन हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड। बट उसको भी अगर हम देखें तो पिछले 1 साल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरबैंक मार्केट से डॉलर्स बाय किए हैं। तो अगर इसको फ्री फ्लोइंग वो छोड़ देते तो हो सकता है कि हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो जाती। सो इन सम वेज इट्स गुड कि उन्होंने स्टेबिलिटी को परसू किया है, ओवर एक्साइटेड नहीं हुए हैं। बट इन पाकिस्तान एज वी से एवरी डे इज अ न्यू डे, सो दैट्स समथिंग दैट वी कीप हैव टू कीप एन आई ऑन। बट अदरवाइज दिस पॉलिसी हैज बीन वर्किंग वेल सो फार। Again, for investors who would want a little bit of the flavor in terms of what are the numbers looking like, again, I'm not going into details of each and every number क्योंकि शायद ऑडियंस में हर किसी को इन नंबर्स की निटिग्रिटीज में इतना इंटरेस्ट ना हो। बट खास तौर पे अगर मैं आपको दो लाइन आइटम्स पे आपकी तवज्जो जाए, पॉलिसी रेट पे और पीकेआर यूएसडी पे। अब पॉलिसी रेट वही जो हम बात कर रहे थे कि 2023 was tough टू स्लो डाउन द इकोनॉमी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इंटरेस्ट रेट्स को 22% तक ले जाना पड़ा और करेंसी भी अगर आप देखिए तो 205 से 286 रुपए तक चली गई। दैट्स अ ह्यूज डीवैल फॉर अ मार्केट लाइक पाकिस्तान एंड अंडरस्टैंडेबली सो कि क्यों FY23 में मार्केट के सेंटिमेंट्स इतने ऑन द लोअर साइड थे। बट उसके बाद अगर अगले 2 साल देखें तो आपको बड़ी क्लियर एक स्टेबिलिटी भी नजर आती है कि FY24 में इंटरेस्ट रेट्स कम होना शुरू हुए, करेंसी भी स्टेबल हुई और FY25 में आपको पूरा उसका बेनिफिट नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स को तकरीबन 10% कम कर दिया है, अपने हाई से 11% नीचे ले आए और करेंसी की जो पैरिटी है वो भी 280-285 के रेंज में अभी तक इट हैज सस्टेन्ड। So again, I'll not go into the other numbers on the slide. Obviously, if anyone has any questions, तो बाद में भी हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, Q&A में टेक अप कर सकते हैं। But what we'll do is कि we'll move forward to the capital markets now, which is in a way that ये जो macroeconomic improvements है
ये कैपिटल मार्केट्स में किस तरह से डेवलप हुई हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम इक्विटीज की जरूर बात करेंगे बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे that is one of the key barometers in terms of what the international confidence has been, what the local confidence has been in terms of asset prices. Again, property एक बड़ा important asset है, gold एक important asset है, but अगर आप purely एक ऐसी market देखेंगे जहाँ हर minute पे rate क्योंकि publish हो रहा है, so this is something that does reflect the sentiments. Again, not a perfect proxy for everything that is happening in Pakistan, लेकिन फिर भी nonetheless an important one. तो ये जो सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमने आपसे बात की, तो आपको राइट हैंड साइड के ग्राफ में नजर आएगा कि दिस इज वेरी क्लियरली डिपिक्टिंग के मार्केट में किस तरह से अप्रिशिएट किया है इस सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट को। और जो पाकिस्तान मार्केट का प्रोबेबली डज नॉट गेट इनफ क्रेडिट, वी वुड से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर इसका आप रिटर्न्स देखेंगे, हमने सिर्फ वो वाले रिटर्न्स यहाँ शो नहीं किए जो पिछले एक साल में मिले, बट अगर आप फ्रॉम अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यानी पर एनम रिटर्न्स भी देखेंगे, तो इवन इफ यू स्टार्ट एट द बॉटम ऑफ द साइकिल इन 2021 और 22, वहां से भी मार्केट ने आपको एक डिसेंट एनुअल ग्रोथ रेट डिलीवर किए डिस्पाइट ऑल द मैक्रो इकोनॉमिक नॉइज। सो अगेन, इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिमेन्स वन ऑफ द मोर अट्रैक्टिव एसेट्स दैट यू कैन लुक एट। इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में डालते हैं कि पाकिस्तान में जो चीजें हो रही थी उसमें स्टॉक प्राइसेस और स्टॉक मार्केट को क्या हो रहा था, ये बहुत जरूरी है बिकॉज जब भी आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को देखें, आई थिंक इन दो फैक्टर्स को देखना बहुत जरूरी है और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन और बिजनेस कम्युनिटी का आइडिया होता है। अगेन, एज समवन हुज यू नो ऑल ऑफ यू हैव अ कनेक्शन टू पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तान में ही हूँ बहुत साल से, एक चीज जो जरूर नजर आती है कि पाकिस्तान में बिजनेस करना इज लुक्रेटिव। No matter what the headlines say, you see the prosperity that has come to people who have been involved in their own businesses. तो ये जो सारा हमने बात की कि 2021, 22, 23 में सारा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर डाउन हो रहा था, उसमें अगर आप कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी देखें, यानी कि ये एक इंडिकेटर है जिसमें हम चेक करते हैं कि लिस्टेड कंपनीज है, दिस इज द टॉप राइट हैंड ग्राफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज का कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट आया, क्या इसकी वजह से कंपनीज ने पैसा बनाना कम कर दिया? तो अगर आप देखेंगे तो नहीं, कंपनीज वर स्टिल मेक टू एबल टू मेक मनी डिस्पाइट ऑफ दैट एनवायरमेंट। जो इसमें दूसरा फैक्टर आता है, तो जब भी हम स्टॉक मार्केट को या किसी बिजनेस की वैल्यूएशन को देखते हैं, उसमें दो फैक्टर्स साथ चल रहे होते हैं। एक है कि व्हाट इज द अर्निंग कैपेसिटी, के पैसे कितने बन रहे हैं उस बिजनेस के, और इस अर्निंग को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं। देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट गो इन। तो एक इन माय प्रीवियस लाइफ आई हैव बीन इन्वॉल्वड विद ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच एंड जेपी मॉर्गन। तो वहां पर हमारी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से बहुत बात होती थी, और एक बहुत ही अच्छा कोट एक फॉरेन इन्वेस्टर ने किया था जो इट हैज स्टक विद मी, आई ऑलवेज रिपीट दिस अ लॉट, कि पाकिस्तान की कंपनीज आर एबल टू मेक मनी डिस्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज, नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज। तो ये जो हमने देखा, और ये 12 जितने भी आप इकोनॉमिक साइकिल्स देखेंगे, सो पाकिस्तान की कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी, दे हैव शोन अ ह्यूज रेजिलियंस। नाउ इफ आई एम लुकिंग एट इट एज एन इक्विटी मार्केट इन्वेस्टर, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। मतलब मैं एक बिजनेस को जब खरीदने जा रहा हूं, तो मुझे उसकी रोबस्टनेस तो देखनी है कि वो डिफरेंट साइकिल्स में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कितना विथस्टैंड करता है। और ये वाला साइकिल जिसमें शायद पाकिस्तान से रिलेटेड सबसे ज्यादा नेगेटिव हेडलाइंस आई, आपने शायद हमसे ज्यादा पढ़ी होंगी। एक्सपैट्स के लिए दूसरी कंट्रीज के लोग जिस तरह की बातें करते हैं हमारे यहाँ बैठ के कि आपका मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, ये तो कंट्री फेल हो गया है, ये चल नहीं सकता। Even in that scenario, if you look at the kind of money Pakistan corporates have made, तो yes, I would want to be part of this business कि मैं इसका पार्टिसिपेंट रहूं। लेकिन दूसरी रियलिटी भी है कि ये पैसे बनाने के बावजूद अगर आप 2017 से 2013 2023 तक की स्टॉक मार्केट देखेंगे, तो एक फैक्टर ये आएगा कि मार्केट मोर और लेस 40-41,000 के रेंज पे ही रही, KC 100 की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इस पे हम आते हैं सेकंड फैक्टर पे, दैट ड्राइव्स वैल्यूएशन। सो वन इज हाउ मच मनी इज द कंपनी मेकिंग एज अ होल। दूसरा ये कि इस पे मल्टीपल क्या लगने हैं, जो कि कहलाता है प्राइस अर्निंग मल्टीपल। कि अगर एक कंपनी साल के लेट्स से 10 रुपए कमा रही है और उसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल 7 का है, तो उसका स्टॉक प्राइस होता है 70 रुपए। पाकिस्तान में पिछले 3-4 साल का अगर मैं डेटा देखूं, तो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी तो 2.5 टाइम से ग्रो हो गई, बट स्टॉक प्राइस वहीं पे खड़ा रहा। इसकी वजह यही थी कि पीपल सेड ओके अर्निंग्स है, बट बिकॉज ऑफ द नॉइज या व्हाट आई एम हियरिंग इन द न्यूज, मुझे लगता है मुझे इस एसेट पे नहीं चाहिए एक्सपोजर। मतलब फॉर एग्जाम्पल, नॉट टू पिक आउट लोकेशन, बट जैसे पाकिस्तान में कुछ एरियाज है विच आर नोन के यहाँ पर लेट्स से लॉ एंड ऑर्डर का एक मसला होता है या इट्स नॉट वेरी सेफ
फॉर अ बिजनेस टू ऑपरेट। ये इसी तरह का कंपैरिजन है कि इकोनॉमिकली पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग यार पाकिस्तान सेफ है या नहीं है। इसकी वजह से डिस्पाइट दी अर्निंग कैपेसिटी इसकी एसेट प्राइसेस में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो ये वही वाली बात है कि आप एक मेन स्ट्रीम शहर में अगर हो और वहां पर एक बिजनेस 100 रुपए आपको कमा के दे रहा हो, तो आप उसको शायद 1000 रुपए में भी खरीदने के लिए तैयार हो कि 10 साल में मेरा पे बैक हो जाएगा। बट अगर मैं वही चीज आपको किसी ट्रबल्ड एरिया में, किसी बॉर्डर रीजन में जहां पर कोई टेंशन चल रही हो, वहां पर यही बिजनेस आपको 100 रुपए कमाता हुआ मिले, तो या तो आप नहीं लेंगे या आप कहेंगे अच्छा मैं ले तो लेता हूँ बट रिस्क क्योंकि ज्यादा लग रहा है मुझे, तो आई विल नॉट पे यू 1000 रुपीज, आई विल प्रॉब्ली पे यू 500 रुपीज। तो पाकिस्तान का ये नेगेटिव आउटलुक की वजह से या नेगेटिव बातों की वजह से यही हुआ पिछले 3 साल में कि कंपनीज केप्ट मेकिंग मनी, और उसके बाद जो है वो मल्टीपल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता चला गया, यानी कि लोगों ने कहा पैसे तो बनने बट आई एम नॉट विलिंग टू पे हायर मल्टीपल। दिस इज नाउ एड्रेसिंग इटसेल्फ। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी कंटिन्यू कर रही है, बट जो मल्टीपल है वो अब एक्सपैंड होता जा रहा है। पीपल आर एक्सेप्टिंग कि ओके पाकिस्तान इज गोइंग बैक टू नॉर्मल। और नॉर्मल की दो डेफिनेशन है। नॉर्मल की एक डेफिनेशन ये है कि आपका अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से भी हम नीचे चल रहे हैं, यानी कि हम जितना नेगेटिविटी में चले गए थे उससे भी अभी तक पूरी तरह बाहर नहीं आए। और अगर पिछले दिनों में देखूं जो एक अचानक से एक कॉन्फिडेंस वापस आया है कि यार वी आर एज कंपेरेबल टू एनी अदर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और एज ए कंट्री एज ए नेशन उसको मैं अकाउंट फॉर करूं, तो फिर आपका मल्टीपल भी शायद रीजनल मार्केट से करीब आना शुरू हो जाना चाहिए। तो एज फार एज पाकिस्तान एक्विटीज आर कंसर्न, आई थिंक दो चीजों का मार्केट में एक एक्साइटमेंट है और कंटिन्यू करेगा। वो यही है कि हमारी कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कंटिन्यू टू बी स्ट्रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम आप हमारी जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स है उस पर भी लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है कि valuation matrix should start going back to their long-term averages and eventually start competing with the rest of the world. Moving on to the next slide. So now, this was something we wanted to discuss about why the Pakistan capital markets is looking good. Now, from different investors' perspective, आपको इन मार्केट्स को या पाकिस्तान के इस टर्न अराउंड स्टोरी में पार्टिसिपेट करने के लिए डिफरेंट रूट्स क्या है। One, I'll first talk just about what do mutual funds do. Again, आप में से काफी लोगों को आइडिया होगा भी, but just very quickly, at the very core, डिफरेंट लोग मिलके अपना पैसा एक पूल में इन्वेस्ट कर देते हैं, और वहां पर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपकी रिस्क और रिटर्न एपेटाइट के मुताबिक उसको इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न्स डिलीवर करता है। अंडरलाइंग फंड्स में बैंक डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं, स्टॉक्स भी हो सकते हैं, कमोडिटीज भी हो सकती हैं, सुकूक्स भी हो सकते हैं, और कंपनीज के जो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स है वो भी हो सकते हैं। एक सवाल जो जब भी हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो जो हमें आता है, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में एड्रेस करूंगा, कि ओके व्हाई नॉट आई डू इट डायरेक्टली। क्या आपने इतनी बात की कि पाकिस्तान बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, इट इज समथिंग दैट्स वर्थ टेकिंग एन एक्सपोजर ऑन। इतनी मार्केट बढ़ने के बावजूद भी अभी भी ये जो बड़ी है मार्केट, ये मोर कैचअप रैली है, अभी इसमें और बहुत ज्यादा अपसाइड है, तो व्हाई डोंट आई डू इट डायरेक्टली। तो उस पर हमारा ये होता है कि आप बिल्कुल डायरेक्टली करें, ये एक बिल्कुल ऑप्शन है, बट उसके लिए दो चीजें होनी चाहिए आपके पास। एक तो टाइम होना चाहिए, so that you are able to look at all of your portfolios in real time। जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं आपके बिजनेस पे, क्या इंपैक्ट हो रहा है, उसको आप एनालाइज करके अपने स्टॉक को बाय या सेल कर सकें। दूसरा एक्सपर्टीज, अगेन फॉर माय फ्रेंड्स ऑन दिस कॉल जो शायद फाइनेंशियल मार्केट से होंगे, उनके पास तो ऑब्वियसली सारी एक्सपर्टीज है, दे कैन पोटेंशियली इफ दे डू हैव द टाइम, आई एम श्योर दे कैन डू अ ग्रेट जॉब बाय बाइंग दीज एसेट्स डायरेक्टली। बट फॉर पीपल हु डू नॉट हैव टाइम और द एक्सपर्टीज, एंड थर्डली इज द इमोशनल रोलर कोस्टर, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप इन्वेस्टेड होते हैं एक स्टॉक में, बास्केट ऑफ स्टॉक्स में नहीं होते, तो ऑब्वियसली आपकी, जिसको मैं बहुत अगर स्लैंग लैंग्वेज में को जान अटकी भी होती है उसी स्टॉक के अंदर, तो उसको ट्रेस करने की और उस पर बात करने की जो वो है रोलर कोस्टर है, वो भी आपका शुड बी विथ यू। देन ऑब्वियसली यू कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग डायरेक्टली। इफ नॉट, then I suggest that you should be looking at mutual funds. Why? Because they offer all of the advantages that you see on the screen right now. One is diversification, क्योंकि आप बहुत सारे लाइक माइंडेड लोगों के साथ, लाइक माइंडेड से मुराद ये नहीं है कि उनके आपके रिलीजियस या पॉलिटिकल बिलीव्स मीट करते हो, बट उनका रिस्क प्रोफाइल आपके जैसा हो, तो आप उस प्रोफाइल, उस पूल में अपने पैसे पूल इन कर देते हैं, और प्रोफेशनल मैनेजर्स उसको मैनेज कर रहे होते हैं। लिक्विडिटी इन ओपन एंड म्यूचुअल फंड इज अवेलेबल ऑलमोस्ट रियल टाइम, मतलब आप जब भी चाहें, द एसेट मैनेजमेंट कंपनी समवन लाइक एन अल मीजान is mandated to give you an entry and exit on a daily basis, कि आप आके अपने यूनिट्स नए इशू भी करवा सकते हैं और रिडीम भी कर सकते हैं। तो आपने बेसिकली किया ये है कि एक वेल रेगुलेटेड ट्रांसपेरेंट एंटिटी को, जो आपको डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग कर रही है, अपना ये एसेट पोर्टफोलियो आउटसोर्स कर दिया है कि आप अपने क्वालिफाइड फंड मैनेजमेंट टीम, अपनी क्वालिफाइड रिसर्च टीम को कहें कि हमारे लिए मैनेज करें, और हम उसको aided by technology and digital mediums that we provide, we'll keep monitoring it
we'll keep asking questions, but we'll let you do the day-to-day decision making and advise us that how we should change our portfolio. So again, I will conclude this. If you have time, if you have expertise, if you have the emotional capital to be invested in a concentrated portfolio, please by all means do try that route. But if any of these boxes is not ticked for you, या आपकी कैपेसिटी में नहीं आते, then you should definitely consider outsourcing your portfolio to a mutual fund manager. प्रोसेस क्या है? जो एक सबसे ज्यादा पॉलिसी होती है, लोग ज्यादातर यही बात करते हैं कि सबसे ज्यादा रिटर्न किसका है. हमसे भी जब फोन करते हैं यही बात करते हैं, आपका सबसे अच्छा फंड कौन सा है जो रिटर्न दे रहा है. आई थिंक दैट इज द रॉन्ग क्वेश्चन. सबसे अच्छा फंड कौन सा है फॉर अ 58-year-old gentleman? The answer will be very different from a 25-year-old gentleman or a girl, that where I should invest. So the first question that you should ask कि जब आप म्यूचुअल फंड्स के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट नीड है क्या, उस इन्वेस्टमेंट नीड को डिफाइन करके, अपना रिस्क एपेटाइट डिफाइन करके. अच्छा, रिस्क एपेटाइट पे मैं 1 मिनट और जरूर लगाऊंगा, क्योंकि रिस्क एपेटाइट जिस भी पाकिस्तानी से पूछे, चाहे दुनिया में कहीं भी रहता हो, बाई डिफॉल्ट यही कहता है मेरा रिस्क एपेटाइट हाई है. बट दैट माइट नॉट नेसेसरली बी द राइट आंसर. सो टू टेक द इनपुट ऑफ अ प्रोफेशनल एडवाइजर टू डिटरमाइन व्हाट योर एक्चुअल रिस्क एपेटाइट इज, उसको डिटरमाइन करते हुए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हुए, बाय द राइट म्यूचुअल फंड, एंड देन गो इनटू दैट. एंड हो सकता है कि आंसर किसी ये ना हो कि एक ही म्यूचुअल फंड में आप रहे, मे बी इट माइट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स दैट यू गो इन. सो व्हाट हैपेंस इज कि रादर देन स्पेंडिंग योर एनर्जी ऑन अंडरस्टैंडिंग फिक्स्ड इनकम, डेट, कमोडिटी, इक्विटी मार्केट, आप एक मिक्स ऑफ फंड्स के थ्रू हमारे इन हाउस या किसी भी म्यूचुअल फंड के इन हाउस जो रिसोर्सेज होती हैं, इसकी एक्सपर्ट रिसोर्सेज, उनके यू कैन रिलाई ऑन देम एज वेल. एंड अगेन दिस वन जस्ट फ्रेजेस आउट जो मैंने रिस्क और रिटर्न की बात की, कि एक फैक्टर होता है कि जितना आप रिस्क लेंगे थ्योरेटिकली उतना रिटर्न आपका ज्यादा होता है. सो दैट्स जस्ट अ नॉर्मल इकोनॉमिक थ्योरी वेयर यू हैव टू गो फॉर. तो आप देखेंगे जिस तरह से रिस्क आपका बढ़ता जा रहा है, मनी मार्केट इज द लोएस्ट रिस्क एंड द हाईएस्ट रिटर्न. फिक्स्ड टर्म फंड्स इज अ यूनिक प्रोडक्ट, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, तो अभी मैं उसकी बात नहीं करूंगा. बट जनरली ऑन द कर्व, मनी मार्केट लोएस्ट रिस्क, एंड जनरली it's the more stable lower end of the return. And then obviously as you keep going up, तो आपका risk appetite भी बढ़ता है और आपका return भी बढ़ता जाता है. This is just the returns that have been generated on the different asset classes. Some of them we've included, जो पाकिस्तान की हमेशा से favorite asset classes रही हैं, हमने include कर दी हैं. But again, I'll not spend too much time on this. This presentation will be available later. You can look at it and come back with questions if you want. टैक्सेस पे एक सवाल जरूर आता है, तो टैक्सेस भी हमने यहाँ पर बता दिए कि कैपिटल गेन पे 15% और डिविडेंड पे 25% टैक्स लगता है. Now we'll just move on very quickly to Al Mizan. मैं बहुत ज़्यादा टाइम उस पर नहीं लूंगा. A lot of you, I would hope, are already aware of the Al Mizan name. We are, alhamdulillah, the largest AMC of Pakistan. एक हम इस चीज़ में बहुत प्राइड लेते हैं कि पाकिस्तान की अगर आप इकोनॉमी को देखें तो अभी भी बाय एंड लार्ज कन्वेंशनल है. गवर्नमेंट की सारी बोरोइंग या मेजॉरिटी बोरोइंग स्टिल कन्वेंशनल. बैंक्स आर मोर और लेस कन्वेंशनल इन पाकिस्तान. बट उसके बावजूद एसेट मैनेजमेंट स्पेस में अल मीज़ान ने alhamdulillah for the last 5 years been the number one AMC in Pakistan. This is one, obviously we try to steal a little bit of credit of that, but honestly I think इसमें एक चीज और भी reflect होती है कि our population by and large would want to convert Islamic if they had the option. And I think that's the big part, that we've been able to give them that benefit, that we provided the Sharia compliant solutions. अगेन थोड़ा सा इसका अगर आप देख लें तो हमारे जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो 613 बिलियन है. हमारे इन्वेस्टर बेस is 429,000. Our track record is obviously available for you to see. और हमारी जो रेटिंग्स भी हैं, इसीलिए रेटिंग एजेंसीज वगैरह की, वो आर अमंग्स द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री, और इनफैक्ट दी हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री. अब मूविंग फॉरवर्ड, हमारी जो फिलॉसफी है वो यही है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक व्यू, साउंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क. थोड़ा सा आपको नजर आएगा हमारी सारी कॉन्वर्सेशंस में रिस्क का जो एक डिस्कशन है वो हमेशा प्रेडोमिनेंट रहता है, बिकॉज वी डोंट वांट यू टू बी इन अ रैट रेस एंड नॉट रियलाइज द रिस्क. बहुत आसान है मेरे लिए कि अपना सबसे हाईएस्ट रिटर्न वाला फंड आपके सामने रख के कह दूं कि यही आपको लेना चाहिए, बट दैट वुड मीन नॉट डूइंग द राइट job. I have to guide you in terms of what your risk and return balance is, and that's where you should be invested. But in terms of जो हमारे फंड्स हैं वो मैंने अगेन आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर दिए. अगेन आई वुड रीइटरेट कि इसका हरगिज मकसद नहीं है, ये नहीं है, नाम ने इस वजह से उस तरह से सॉर्ट किए कि हाईएस्ट रिटर्न क्या है और लोएस्ट रिटर्न क्या है. दिस इज टू मोर अपडेट यू ऑन व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस, कि अल मीज़ान क्या ऑप्शंस आपको ऑफर करता है शुड यू चूज टू टेक एक्सपोजर इन पाकिस्तान थ्रू अ म्यूचुअल फंड. एंड इफ अल मीज़ान इज दैट फंड, देन ऑब्वियसली आपको एक वाइड रेंज ऑफ बुके मिलता है. यहाँ पर इक्विटी का, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ इक्विटी को भी इन्वेस्ट करने के कम से कम 6 या 7 आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है. व्हेन यू कम हियर अगेन ट्राइंग टू क्रिएट बास्केट्स जो हर लोगों की नीड को मीट कर सकें. तो हमारा मीज़ान इस्लामिक फंड हमारा सबसे बड़ा फ्लैगशिप फंड है, लार्जेस्ट इक्विटी फंड
in Pakistan by a margin, the oldest Sharia compliant equity fund in Pakistan. And उसके बाद हमने इसका एक फॉलो अप अल मीज़ान म्यूचुअल फंड भी लॉन्च किया था, दोनों के रिटर्न्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। इसी तरह बहुत स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, मीज़ान एनर्जी फंड फॉर एग्जांपल। सो नाउ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पर एनर्जी एक बहुत बड़ी थीम है, अगले कई सालों तक रहेगी, तो हमने एक मीज़ान एनर्जी फंड भी लॉन्च किया हुआ है विच फोकसेस जस्ट ऑन द शरिया कंप्लायंट एनर्जी स्टॉक्स लिस्टेड ऑन द PSX। इसी तरह एक जो दुनिया भर में ट्रेंड है, यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी मीज़ान इंडेक्स फंड है। पीपल से कि ठीक है, मुझे पाकिस्तान मार्केट बहुत अच्छी लगती है और मुझे नहीं इसमें कोई आपकी सब्जेक्टिविटी चाहिए, मुझे बस पाकिस्तान मार्केट का रिटर्न आप रेप्लिकेट करके दे दें, उनके लिए इट्स द केसी मीज़ान इंडेक्स फंड। देन देयर इज पीपल हु वांट डिविडेंड एज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम, उनको ये कि डिविडेंड इनकम मेरी अच्छी रहे, तो उनके लिए हमने डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स भी बनाए। और एक है मीज़ान एसेट एलोकेशन, इसमें आप जो फंड मैनेजर है उसकी एक्सपर्टीज को एक लेवल ऊपर ले जा रहे होते हैं और उसको ये भी राइट दे रहे होते हैं कि जब उसको लगता है कि मार्केट नीचे आने वाली है, वो मार्केट में से स्विच आउट करके आपके फंड्स जो है फिक्स्ड इनकम मार्केट में या कमोडिटी फंड में शिफ्ट कर दे और इक्विटी को कम कर दे। और इसी तरह जब उसे लग रहा है कि कोई इस तरह का ट्रेंड आने वाला है कि मार्केट एक कंसिस्टेंट बुल रन पे जाने वाली है, तो ऑब्वियसली वो अपनी बाकी एलोकेशन को कम करके इक्विटी का एक्सपोजर इंक्रीज कर देते हैं। But again, we are not just about equity. We have a very wide range of bouquet. And as I said, Alhamdulillah being the largest investor means that we also have the largest variety that's available. So our Mizan Cash Fund, जो मैं money market की बात कर रहा था, which is the low risk, stable income fund. Then there are income funds which try to give you a mix of both in the sense कि वो उसमें stable return भी होता है, but bond prices के साथ साथ आपको उसमें capital gains की opportunities भी मिलती हैं। और last वाला जो है, which is our USP, it is not available in the market anywhere right now. It is a Sharia compliant gold fund कि जहां पर आप gold में exposure ले सकते हैं। Again, I'm sure people in the Middle East obviously have different options to take exposure to gold, but अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो गोल्ड का जो टिकट साइज है, the Sarafa bazaars here, it's very difficult for a common man to go and take exposure to gold. But in Alhamdulillah via Mizan, you can invest as little as 5,000 rupees and get exposure to an asset class विच कल्चरली हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एक रीजनली भी बड़ी फेवरेट एसेट क्लास है। उसका सारा एक्सपोजर आपको मीज़ान गोल्ड फंड से मिल जाता है। तो अगेन, जैसा आपने देखा होगा, मैंने रिटर्न पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। आवर फिलॉसफी हैज ऑलवेज बीन दैट यू नीड टू लुक एट इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट पोर्टफोलियो डू यू नीड टू बिल्ड, कौन से एसेट क्लासेस में आपको एक्सपोजर लेना है। आपको लगता है कि यार मैं मिडिल ईस्ट में हूँ, मेरे लिए गोल्ड का एक्सपोजर लेना आसान है, तो मेरे पोर्टफोलियो में मीज़ान गोल्ड फंड नहीं होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, perfectly fine. You think you are an equity market expert, then you don't need an equity guidance on a mutual fund. That's also perfectly fine. But honestly, to find someone who feels कि मैं money market, debt, equity, commodity सबका लोन एक्सपर्ट हूँ और मैं सारी पे डायरेक्ट एक्सपोजर ले लूंगा, ये भी थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है। At least Al Mizan, the largest asset manager, has different people looking after these different markets because expertise बहुत different चाहिए होती है। तो it's very difficult कि individual level पे सारी expertise एक बंदे के अंदर available हो। तो somewhere I'm sure there's a fund that meets your needs, and that is something that you need to outsource to a professional fund manager. So that was the reason of presenting this. हमारे total तो 20 फंड से भी ज्यादा है, but in the interest of time, we've just picked up a few relevant ones and presented them here. Again, I've talked about these, but again, इस सारे fund की selection process में भी we have our qualified sales team that is always there to support you, to guide you कि आपको आपका जो risk appetite लग रहा है। अगर मेरे पास एक 58-year-old investor आता है, कहता है मेरा risk appetite बहुत ज्यादा high है, so I will have to guide him कि नहीं, अब आपकी regular income is going to end in 2 years, so your risk appetite is at best moderate. You have to plan that accordingly. इसी तरह अगर एक 25-year-old आता है who says कि मेरा risk appetite बहुत low है, I have to educate him that you have a very long time horizon आपके पास बहुत है, तो you can take more risk than you think you can. So again, that is also a part of this advisory process that comes with it कि आपको help भी करते हैं to make the right mix of funds. And again, as I said, इसमें एक बहुत important और शायद overseas पाकिस्तानीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा important है कि how do I keep track of it, how do I keep in touch with you, how do I do my transactions. तो उसके लिए हमारी सारी value added services, चाहे वो टेली ट्रांजेक्शन हो, आपका हमारा वेबसाइट ऑनलाइन पोर्टल हो, हमारी ऐप हो, हमारी ईमेल सर्विसेज हो, विल कीप यू अपडेटेड। एज अ प्रैक्टिस वी सेंड यू योर NAV of your fund on a daily basis. Periodically, we also send you your account statement. Again, you will also have the facility, if you choose to, for someone to remain in touch with you periodically to just guide you on what your portfolio is looking like. और transactions में तो अब इतनी आसानी हो गई due to IBFT, due to RAS, that you can keep doing all of that. और एक और फैक्टर जो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है इसमें, बिल पेमेंट वाला। सो अगेन, जस्ट लाइक यू डू फॉर एनी अदर अकाउंट्स दैट यू माइट मेंटेन इन पाकिस्तान, you could actually have money lying in Al Mizan's investment account,
मेकिंग मनी फॉर यू एवरी डे, उस पर हर रोज का रिटर्न भी अक्रू हो रहा हो, और साथ ही साथ आप यहाँ से अपनी ट्रांजैक्शनल नीड्स ऑन नीड बेसिस, कराची में अपने घर का इलेक्ट्रिक का बिल भरना है, या पाकिस्तान में कहीं भी वापडा का बिल पे करना है, या आपको गैस का बिल पे करना है, वो सारी सहूलत भी यहाँ से आपकी सारी केटर हो रही है। बल्कि यहाँ से डायरेक्टली आपको किसी को अगर पैसे भी ट्रांसफर करने, आप डायरेक्टली अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से भी कर सकते हैं। The convenience is also there alongside the return potential that I talked about. Very quickly, before I wrap up and open it up for Q&A, is the digital account, Roshan digital account, again, government of Pakistan की तरफ से, I think one of the key initiatives that has come out in the last few years, जहां पर बहुत सीमलेस तरीके से हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए पाकिस्तान मार्केट को एक्सेस करना, ना सिर्फ मार्केट को एक्सेस करना, बल्कि अपनी सारी नीड्स को रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू केटर करने के लिए एक बहुत अच्छा एवेन्यू दिया गया। और मीजान फंड्स आर आल्सो अवेलेबल दैट यू कैन इन्वेस्ट इन देम थ्रू दी आरडीए, अगेन a very smooth way of taking Sharia compliant exposure to Pakistan in a very seamless way. इसका थोड़ा सा प्रोसेस पे भी 2 मिनट के लिए बात कर लेता हूँ कि आप हमारी ऐप पे जाएंगे, एज सुन एज यू डू and open an account, you will get an option to open a Roshan digital account, and from there it's a very seamless process that helps you set up an RDA account. अगर आप मीजान बैंक के ऑलरेडी कस्टमर हैं, ऑल एज आई सेड आप लोगों के लिए ट्रैक करना वी रियलाइज कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ईज ऑफ ट्रैकिंग, सो यू गेट ऑल द फीचर्स थ्रू आवर मोबाइल ऐप इन टर्म्स ऑफ कीपिंग अ वॉच ऑन योर पोर्टफोलियो एंड ओवरऑल मार्केट इन जनरल। अगेन एज आई सेड ये मीजान बैंक और अल मीजान के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। एक बहुत क्विकली हमने स्लाइड इंक्लूड कर दी है कि व्हाट आर द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स that you will need. So obviously, NICOP, passport, proof of residence, and source of income. So again, not a very cumbersome process. It's fairly easy to get on board through the RDA. So again, ये हमने कोशिश की है कि in the last 30 minutes we just cover why Pakistan is looking like a good investment opportunity, why and where you should consider to use mutual funds, why we believe that Al Mizan can cater to those needs, and RDA being one of the more simpler routes for that. So with that, we conclude the presentation and we open the floor for Q&A. So Tala, over to you. थैंक यू इम्तियाज साहब, वेरी ग्रेट प्रेजेंटेशन। और बड़ी बल्कि इनफैक्ट मैं जब Q&A सेशन की तरफ जा रहा हूँ तो पहला जो कमेंट मेरे पास आया हुआ है तो वो मैं एक कॉम्प्लीमेंट से ही है, उसके बाद फिर मैं Q&A सेशन की तरफ जाऊंगा कि जी इम्तियाज साहब माशाल्लाह concise and very impactful presentation. We may request your service later in the year as well. Thank you so much. तो इम्तियाज साहब मेरे ख्याल में जब हमें दोबारा इनको जो सर्विस हमारी रिक्वायर्ड होगी तो वी विल बी अवेलेबल एंड यू विल बी अवेलेबल ऑल्सो। इंशाल्लाह अच्छा जी, जरूर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाउ कैन रिटेल इन्वेस्टर्स आउटसाइड पाकिस्तान easily access and invest in Sharia mutual fund? Are there digital platform available for this purpose? जी इम्तियाज साहब। तो तला आप ही लेंगे ये क्वेश्चन। ओके ओके, तो इसमें फिर जो सवालात मैं के जवाब मैं दे सकता हूँ मैं उसको एड्रेस कर लेता हूँ, अदरवाइज जो है वो फिर मैं आपकी तरफ जो है वो मैं रेफर करूंगा। तो जी जो सवाल है कि आपका कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है देखिए इसमें ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि एक बहुत बड़ा इनफैक्ट रेवोल्यूशन विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो आया था वो ये था कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो जो है लॉन्च हुए थे। और रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो हमारी मीज़ान बैंक की वेबसाइट से भी जाके या फिर हमारी इन्वेस्टमेंट जो ऐप है मीज़ान इन्वेस्टमेंट की उसकी ऐप के थ्रू भी जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपका रोशन डिजिटल अकाउंट नहीं है और अगर आपका लोकल अकाउंट है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में किसी ओवरसीज पाकिस्तानी का, तो वो भी जाके जो है हमारी ऐप से डिजिटल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। यू कैन गो थ्रू द आरडी अकाउंट और यू कैन गो थ्रू द नॉर्मल ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट। तो इसमें आपके पास जो है अलमीदान बैंक की वेबसाइट भी अवेलेबल है, इसमें अलमीदान इन्वेस्टमेंट का जो है मेंबर सर्विस एरिया और पोर्टल अवेलेबल है, प्लस हमारी जो ऐप जो है वो भी अवेलेबल है। तो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जो है आउटसाइड पाकिस्तान वो यहाँ पे जो है अकाउंट ओपन कर सकता है। इसमें मैं एक और बात को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, अगर आरडी अकाउंट्स की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अलमीदान इन्वेस्टमेंट ने सबसे ज्यादा जो है वो अकाउंट्स ओपन किए हैं और सबसे ज्यादा एयूएम भी जो है सब पाकिस्तान बेस्ड जो आरडी इन्वेस्टर्स का है वो अलमीदान इन्वेस्टमेंट्स के पास है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो है व्हाट इज द एंट्री एग्जिट चार्जेस फॉर इन्वेस्टर इन शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड? देखिए जनरली यूनिवर्सली भी अगर हम देखें म्यूचुअल फंड में दो तरह के चार्जेस होते हैं। नंबर वन इज द एंट्री लोड, जब आप किसी म्यूचुअल फंड में एंटर होते हैं तो एक एंट्री लोड होता है और एक मैनेजमेंट फी होती है। तो एंट्री लोड जनरली अगर हम देखें जो इक्विटी फंड्स हैं उसमें 2% का सेल्स लोड होता है या उसको हम एंट्री लोड भी कहते हैं, और अगर फिक्स इनकम फंड्स हैं तो उसमें 1% का होता है। और मनी मार्केट फंड में जनरली होता है, जैसे अगर मैं अलमीदान इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मीदान कैश फंड है कि जिसके अंदर कोई लोड अवेलेबल नहीं है। बट ऑब्वियसली
इसमें रिस्क रिटर्न के साथ ही जो है सारी चीजें चल रही होती हैं। मनी मार्केट फंड में अगर आप जाएंगे तो मनी मार्केट फंड में आपको रिस्क भी आपका लोएस्ट होगा और रिटर्न भी लोएस्ट होगा। लेकिन अगर आप फिक्स इनकम फंड में जाएंगे या इनकम फंड में जाएंगे या सॉवरेन फंड में जाएंगे तो वहां पे मीडियम रिस्क होगा और रिटर्न भी आपका थोड़ा मनी मार्केट फंड से बेहतर होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि एंट्री लोड होता है। फिर अगर हम इक्विटी फंड में जाएंगे, ऑब्वियसली हाई रिस्क हाई रिटर्न। जैसे अगर मैं लास्ट ईयर के रिटर्न की बात करूं इक्विटी फंड्स के, तो वो मोर देन 40% के रिटर्न हैं, तो उसमें 2% का लोड होता है। मैनेजमेंट फी की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट फी जो है, जो भी रिटर्न आपको मिल रहा था, चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड हो, तो जैसे मैंने बात की, तो अगर इक्विटी फंड ने 40% लास्ट ईयर रिटर्न प्रोवाइड किया फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो जो 40% का जो रिटर्न है वो इनफैक्ट नेट ऑफ मैनेजमेंट फी है। तो ये एक ओवरऑल चार्जेस होते हैं जो अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें। अच्छा, इस एक और जो इस सवाल है वो है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शरिया कंप्लायंट एंड कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। इसमें इम्तियाज साहब अगर आपको ब्रीफ करना चाहें इसके ऊपर, इस सवाल पे। तो आई मीन इन टर्म्स ऑफ शरिया कंप्लाइंट वर्सेस कन्वेंशनल में वही है कि ये खासतौर पे अगर आप इक्विटीज को देखें तो इक्विटीज में तो ऑब्वियसली एक डिफाइंड क्राइटेरिया है कि कौन सी कंपनीज हैं जो कि क्वालिफाई करती हैं। इसका एक पीरियोडिक रिव्यू होता है बेस्ड ऑन द लेटेस्ट फाइनेंशियल्स। और जो इस्लामिक स्कॉलर्स और जो हमारा शरिया बोर्ड है और एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस हैं मार्केट में, ये कौन से स्टॉक्स हैं विच वुड क्वालिफाई शरिया कंप्लाइंट बेस्ड ऑन द डेट टू एसेट रेशियो, बेस्ड ऑन कि उनकी उनकी कितनी इनकम जो है वो नॉन कंप्लायंट सोर्सेज से आ रही है। अगेन जस्ट टू क्लैरिफाई, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि उसका एक जो थ्रेशोल्ड है कि अगर वो 5% से कम उसकी इनकम नॉन कंप्लायंट से आ रही है तो इट डज क्वालिफाई एज अ शरिया कंप्लायंट स्टॉक। लेकिन फिर उसका जब डिविडेंड आता है तो उसमें जितना कॉम्पोनेंट नॉन कंप्लायंट इनकम का होता है वो चैरिटी आउट हो जाता है एज अ प्योरिफिकेशन प्रोसेस। तो सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन। सो एक तो फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस ही है जो कि अलाउड नहीं है, जैसे कन्वेंशनल बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, अगर कोई अल्कोहल कंपनी है, कोई इस तरह की कंपनी लिस्टेड है या एंटरटेनमेंट की है जहां पर, तो उसके अंदर ऑब्वियसली वो तो एब इनिशियो ही शरिया कंप्लाइंट नहीं होती। इसके बाद आ जाता है वो कंपनीज जिनकी बिजनेसेस अगर कंप्लाइंट भी है बट इफ दे आर ओवरली लेवरेज या उनकी बहुत सारी इनकम इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग से आ रही है तो फिर उसको भी हम एक्सक्लूड कर देते हैं। सो इट्स अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस दैट हैपेंस एवरी 6 मंथ्स। और उसके बाद शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो उसमें से आइडेंटिफाई होके और पब्लिश भी होती है कि इस वक्त पाकिस्तान में लिस्टेड जितनी भी कंपनीज हैं वो भी अलहमदुलिल्लाह के एम मीजान इज पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। के एम आई ऑल इंडेक्स पब्लिश होता है जिसमें सारी कंपनीज के नाम आ जाते हैं जो एट दिस गिवन पॉइंट इन टाइम आर कंसिडर्ड शरिया कंप्लाइंट। सो दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन अ कन्वेंशनल इक्विटी एंड अ शरिया कंप्लाइंट इक्विटी। ओके। अच्छा, इसके बाद जो एक और सवाल है वो ये है कि रिस्पेक्ट टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इज देयर एनी डिस्टिंक्ट शरिया कंप्लायंट इंडेक्स अवेलेबल एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जी इम्तियाज साहब। बिल्कुल, इस पे मल्टीपल इंडेक्सेस आर अवेलेबल बट द मोस्ट पॉपुलर वन इज द KMI 30। जिस तरह KC 100 है पूरी मार्केट को ट्रैक करने के लिए, इस तरह KMI 30 है विच इज द मीजान इंडेक्स ऑफ द टॉप 30 स्टॉक्स। बट जैसे मैंने कहा, एक KMI ऑल का भी इंडेक्स है जिसमें आपको सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं जो शरिया कंप्लाइंट है। इसके बाद फिर डिफरेंट वेरिएंट्स है, जैसे हमारा जो ETF है, अगेन वी थॉट दैट इट विल बी अ लिटिल टू maybe might become a too complicated one for this forum, तो हमने ETF की बात नहीं की, बट ETF के पीछे भी एक इंडेक्स होता है। तो अगेन फॉर द मीजान ETF उसके पीछे भी एक इस्लामिक इंडेक्स है। तो देर आर डिफरेंट इस्लामिक इंडेक्सेस दैट आर अवेलेबल एट द एक्सचेंज और आपको बड़ी आसानी से उसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। एंड अगेन वी वुड बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू विद दोस डिटेल्स एज वेल। ओके। अच्छा, फिर एक और जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड इन MIF जो स्टॉक फंड है हमारा, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न इन स्टॉक मार्केट फ्रॉम हेयर। दो तो सवाल है, मैं अगेन पहले इसका एड्रेस जी कर दूं, जी, इसके बाद फिर जी जी। सॉरी क्या कह रहे हैं आप? दो सवाल हैं रिलेटेड, बट ये पहले इसका आप जवाब दे दें, फिर मैं सेकंड क्वेरी पे आता हूँ। ओके, तो अगेन इन टर्म्स ऑफ द डिविडेंड यील्ड, जो ओवरऑल मार्केट की डिविडेंड यील्ड है वो 6 to 7% के करीब इस वक्त हवर कर रही है। सो अगेन बिकॉज दिस स्टॉक इन्वेस्ट इन द मार्केट, कोशिश हमारी ये होती है कि उससे थोड़ा सा ज्यादा ही वो हो। बट इसको आपको दो फैक्टर्स में देखना पड़ेगा कि MIF जो डिविडेंड अनाउंस करता है वो अपने टोटल रिटर्न की बेसिस पे अनाउंस करता है कि उसका जो टोटल रिटर्न जनरेट हुआ है। सो नॉट टू बी कंफ्यूज with only dividends that are paid by the portfolio companies, ये टोटल रिटर्न की बेस पे होगा। अच्छा, मार्केट की रिटर्न की जहां तक बात है तो हम जो इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है कि तकरीबन मार्केट हमें लगता है कि 150,000 का लेवल तो इसको अचीव कर लेना चाहिए फॉर दिस ईयर। सो दैट मीन्स कि यहाँ आज अगर मैं 120,000 के लेवल से तो हमें 25% का रिटर्न तो यहाँ से बनता हुआ नजर आ रहा है जो बन जाना चाहिए सर, अनलेस की कोई अनटूवर्ड चीज ना हो जाए। अगर चीजें इसी तरह कंटिन्यू करती है, IMF प्रोग्राम डिसिप्लिन, तो हो सकता है मार्केट इससे ऊपर भी हो। बट अगर इफ आई वाज टू प्लेस अ बेस केस नंबर, so I would say that there's another 25% upside that we see in the index from here. So MIF again, we try to outperform the market at all times. So a little higher than that, that could be an indicative number. But again,
एक हर म्यूचुअल फंड की जैसे वो होता है कि ये दीज आर नंबर्स दैट आर एक्सपेक्टेड, एंड स्पेशली इक्विटी के अंदर तो यू कैन नॉट प्लेस अ फर्म नंबर, बट दैट्स आवर आउटलुक एट दिस पॉइंट. Okay. So where do you think interest rate will bottom out? तो इंटरेस्ट रेट पे हमारी रिसर्च का व्यू जो है और हमारी इंटरनल डिस्कशन वो ये कि यहाँ से मजीद थोड़ी सी डाउनसाइड हमें लगती है इंटरेस्ट रेट्स के अंदर. सो मे बी अनदर 200 basis points आई वुड से इज व्हाट देयर कुड बी डाउनसाइड, बट आई वुड नॉट. ये पेस वो वाली नहीं होगी जो पिछले 10% इंटरेस्ट रेट कट की आपको नजर आई है. 22 से जिस तेजी से 11 हुए, अब 11 से 10 और 9 का सफर जो है वो थोड़ा सा स्लो होगा. और जैसे हमने अपनी पहली स्लाइड में बात की कि इस चीज का हमें ख्याल भी रखना है एज एन इकोनॉमी कि हम बहुत जल्दी बहुत ज्यादा रेट कट ना कर दें. तो आई थिंक देर विल बी अ ट्रेड ऑफ बिटवीन के कहाँ हम इंटरेस्ट रेट्स को देखना चाहते हैं और कहाँ रहने चाहिए. बट या आई थिंक दैट्स हाउ वी वुड लुक एट इट कि शायद 200 बेसिस पॉइंट्स की और जगह है, बट शायद वो स्प्रेड आउट किस्म के कट्स होंगे. ऐसा नहीं होगा कि वो फॉरन ट्रांसफायर हो जाए. ओके. अच्छा, फिर एक और जो सवाल है वो है, कैन वी डिपॉजिट मनी इन रोशन डिजिटल अकाउंट? इसका मैं जवाब देता हूँ. देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप जो है रोशन डिजिटल अकाउंट में जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अलमीदान के थ्रू, मीदान बैंक में. क्राइटेरिया ये है कि पहले आपने मीदान बैंक में जाके रोशन डिजिटल अकाउंट बैंक अकाउंट ओपन करना है. उस बैंक अकाउंट ओपनिंग के बाद जो है वो प्रोसेस होता है अलमीदान का इन्वेस्टमेंट अकाउंट. तो उसके लिए मैंडेटरी है कि पहले आपका आरडीए अकाउंट हो, बैंक अकाउंट, उसके बाद आपका आरडीए इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा. क्योंकि रोशन डिजिटल अकाउंट की जो ब्यूटी ये है वो ये कि आप उसी अमाउंट को वापस रिडीम करके अपने पास जिस कंट्री के अंदर भी है वो आप ले जा सकते हैं. तो इट इज अवेलेबल, जो आपका सवाल है. इसके बाद जो अगर हम देख लें, कुड यू काइंडली हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन द नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट वर्सेस द जीओपी इजारा? तो ये इम्तियाज साहब, आप इस पर बताएंगे या मैं इस पर रिप्लाई करूं? Again, I think neither me nor Talha are the experts on the Naya Pakistan certificate. But just to give you an idea, Naya Pakistan certificate is the certificate वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च की थी. इसका जो जी प्राइस जी. डिटरमाइन होता है वो गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है कि उसको क्या पे करना है. एट द सेम टाइम इजारा सुकूक जो है वो हर महीने एक ऑप्शन होता है जिसपे कंपेटिटिव बेसिस पे डिसाइड होता है कि उसके ऊपर क्या रिटर्न जनरेट हो सकता है. So I don't have the numbers off hand at this point. And again, as I said, I'm not really the expert on Naya Pakistan, especially. इजारा सुकूक्स में ऑब्वियसली हमारे फंड्स जो हैं वो बहुत रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहते हैं. तो उसका भी अगेन रेट बिकॉज इट चेंजेस एवरी मंथ. आई वुडंट रियली वांट टू प्लेस अ नंबर ऑन इट राइट नाउ, बट जस्ट कीप दैट डिस्टिंक्शन कि एक मार्केट प्राइस से डिटरमाइन हो रहा है, मार्केट में लिस्टेड है, उसकी प्राइस भी चेंज होती है बोथ ऑन द अपसाइड एंड द डाउनसाइड, व्हिच इज इजारा सुकूक. नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इज मोर लाइक अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव मेड विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपकी काउंटर पार्टी होती है उसमें डायरेक्ट. यहाँ पर आपके पास मार्केट एग्जिट भी होता है. आपने एक साल का सुकूक लिया, जैसे आपने 10% यील्ड के ऊपर वो सुकूक सब्सक्राइब किया, यू कैन ऑल्सो सेल इट इन द मार्केट 2 months लेटर बिकॉज इट्स अ मार्केट इंस्ट्रूमेंट. ओके जी. अच्छा, इसके बाद एक क्या सवाल है, कैन आई इन्वेस्ट इन मल्टीपल फंड स्कीम एट द सेम टाइम? एग्जैक्टली जी, बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. जैसे जितनी भी स्कीम बताई हैं, जितने फंड्स ऑप्शन बताए हैं इम्तियाज साहब ने प्रेजेंटेशन में, तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कोई भी फंड सेलेक्ट करके डिफरेंट स्कीम में आप एट द सेम टाइम जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. अच्छा, इसके बाद है हसन चौधरी साहब का सवाल है कि माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द पेंशन फंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट डज द मीदान इन्वेस्टमेंट ऑफर सिंस आई ट्राइड कपल ऑफ टाइम्स टू सब्सक्राइब टू इट, बट जो है फीडबैक नहीं मिल सका. अच्छा, इस सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से पेंशन फंड जो है वो हमारी एक प्रोडक्ट है अलमीदान इन्वेस्टमेंट की. और अलमीदान इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें पेंशन फंड में डिफरेंट सब प्लान्स जो है वो ऑफर कर रहा होता है. तो इसमें आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है हसन साहब कि आप अपना नंबर इसमें छोड़ दें, या फिर info@almidangroup.com पे जो है आप ईमेल कर दें. इस पे फिर हम आपको जो है कांटेक्ट करके फिर आपका जो है अकाउंट की जो प्रोसेस है वो हम आपको ओपन करवा देंगे. और हसन साहब वी आल्सो अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस दैट यू हैड टू फेस कि जी जी. आपको एग्जैक्टली. रिस्पांस नहीं मिला. बट आई थिंक जो दूसरा सवाल है उस पर थोड़ा सा एक ब्रीफ जवाब तो हम अभी भी दे सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेस्ट. के उसके जो 4 सब फंड्स हैं उसमें ऑब्वियसली मनी मार्केट है, एक उसका डेट फंड है, एक उस पर इक्विटी फंड है, और एक कमोडिटी की साइड है जो कि गोल्ड फंड है. तो ये 4 आपके पास ऑप्शंस हैं टू इन्वेस्ट इन द सब अकाउंट ऑफ द पेंशन फंड. बट एज तला वाज पॉइंटिंग आउट कि इफ यू कुड लीव अस योर डिटेल्स तो हम फिर इंशाल्लाह आपको और डिटेल में भी ब्रीफ कर देंगे ऑन योर स्पेसिफिक क्वेरी. अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, हाउ डू यू सी गोइंग फॉरवर्ड दैट स्टेबिलिटी विल ट्रांसफॉर्म इनटू ग्रोथ? Historically speaking, we had been at stability multiple times but failed to transform it into the growth. तो इस पे कुछ इम्तियाज साहब हाईलाइट करेंगे आप? बिल्कुल. आई थिंक यही मल्टी मिलियन क्वेश्चन है कि हम ग्रोथ पे ट्रांजिशन करें. एंड आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज डू अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन. जो हमारे यहाँ पर हमेशा हिस्टोरिकली प्रॉब्लम रहा है वो यही रहा है कि वी डू इट एक झटके के साथ हमें करना होता है ड्यू टू पॉलिटिकल कंसिडरेशंस.
कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रेशर फेस करती है फॉर वट एवर रीजन, सो दे फर्स्ट डिफॉल्ट रिएक्शन इज के पेट्रोल के प्राइस कम कर दो, इंटरेस्ट रेट गिरा दो, फला चीज सस्ती कर दो. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी सक्सेसफुली अवॉइडेड इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. और वहीं से ग्रेजुअल ग्रोथ का साइकिल भी स्टार्ट होगा. जैसे अभी भी अगर हम देखें तो अच्छी बात है. मतलब हम जब देखते हैं एज फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट, जब भी बात होती है कि अगले साल 7% की ग्रोथ आ जाएगी, हमें थोड़ा डर लगता है, बिकॉज हमें पता है कि ये पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता. तो व्हाट यू नीड टू डू इज फर्स्ट गो टू 3%, देन 4%, एंड देन मे बी एम फॉर 6 or 7%. सो अभी तक तो ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है. बट आपकी बात बिल्कुल स्पॉट ऑन है कि अगर हमें जहां भी मैं सुनूंगा कि अगले साल ग्रोथ 7% हो जाएगी, तो पहले मुझे इस पर डर लगेगा, अनलेस इट कम्स विद अ वेरी क्रेडिबल प्लान. तो होना यही चाहिए कि वी गो फ्रॉम स्टेबिलिटी टू स्लोअर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, एंड देन उस लेवल पे स्टेबलाइज होकर फिर उससे आगे जाए. तला, आर यू विद अस? आई थिंक तला की स्क्रीन मुझे फ्रोजन नजर आ रही है, तो मैं इस पे देख लेता हूँ कि अगर कोई और क्वेश्चंस है. एक है, व्हाई डोंट मीज़ान हैव म्यूचुअल फंड्स दैट आर डिनोमिनेटेड इन यूएसडी लाइक वी हैव बोथ हियर इन कुवैत एंड क्यूडब्ल्यूडी डिनोमिनेटेड फंड्स. तो अच्छा, हमारी क्योंकि जो फॉरेक्स रिजीम है पाकिस्तान की, वो थोड़ी सी डिफरेंट है. So this will always be a bit of a challenge. We can look into it, but on the top of my head, and don't take this as a final answer, but अगर USD denominated में अगर हम अपनी NAFs वगैरह देना शुरू भी कर दें, but at the end of the day you will have to bring money in and out through a bank into Pakistan. तो जो USD का रेट है वो आपका उस दिन का, जिस दिन आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, उस पे इन और आउट से डिटरमाइन होगा, एंड मे बी इट इज डिफरेंट from the spot market rate that we take to calculate your NAV on a particular day. So I think that is one of the reasons that this might not be practically a workable idea. But having said that, इसको थोड़ा सा और हम evaluate कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं कि अगर इसकी कोई possibility है तो. I don't know if we don't have Tala back as yet, so I'll continue with reading it off. The given high rate to stability market ठीक है. तो ये वकार साहब का एक जो सवाल है वो मैं ले रहा हूँ कि उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान की जो डेट रेशियोज हैं और सारी चीजें, उसमें आप कैसे ग्रोथ या मार्केट रिटर्न्स कैसे जस्टिफाई होंगे. तो उसमें सिर्फ यही एक चीज है कि अगेन यू जस्ट हैव टू लुक एट व्हाट इज प्राइस्ड इन वर्सेस व्हाट द रियलिटी इज. तो जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान मार्केट में रिटर्न्स हमें बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, या वी आर कंस्ट्रक्टिव ऑन द रिटर्न्स इन द मार्केट, सो इन सारे चैलेंजेस को अकाउंट फॉर करते हुए ही देख रहे होते हैं. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मार्केट की, जब हमने एक स्लाइड में शो भी किया था कि दूसरी दुनिया किस मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है जहां ये मसले नहीं है जो आपने मेंशन किए हैं, डेट सस्टेनेबिलिटी के और सारे, तो उनके जो मार्केट मल्टीपल्स हैं वो कहीं 12 है, कहीं 15 है, कहीं 20 है. सो उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो व्हाट मल्टीपल्स वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि मार्केट इज राइट नाउ एट अ मल्टीपल ऑफ 6. When we talk about 150,000, that multiple comes around to be 7.5. So we have kept that in mind कि अगर पाकिस्तान को 15 और 18 के मल्टीपल पे ट्रेड होना है तो फिर ये सारे मसले जो आपने हाईलाइट किए, दोज नीड टू बी सॉर्टेड आउट. बट डिस्पाइट द फैक्ट कि इश्यूज अगर रहे भी, तो भी उसके अंदर रिटर्न की अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी. जैसे हमने पिछले 2 साल का डिस्कस किया कि पिछले 2 साल में भी इशू अगर देखा जाए तो यही थे सारे हमारे पास, कि पाकिस्तान का डेट अनसस्टेनेबल था और सारी चीजें थी. बट उसके होते हुए भी मार्केट तकरीबन को 3 टाइम्स ग्रो कर गई है, 40,000 से 120,000 हो गई है. सो आई थिंक whenever you're looking at investment opportunities, वही जो क्लासिक थ्योरी है कि you have to look at the value of the asset and the price of the asset. Now, as the macroeconomic situation stabilizes, the perceived value of the asset called Pakistan is going up, और उसी के आपको रिटर्न्स नजर आ रहे हैं. और इसीलिए हमने कहा कि कंटिन्यू होना जरूरी है. कल सुबह हमने फिर इररिस्पॉन्सिबल मैक्रो मूव्स करना शुरू कर दिए. मे बी बिजनेसेस विल स्टिल बी मेकिंग मनी, बट फिर मल्टीपल आपका 6 से दोबारा रिवर्स गियर में चला जाएगा, जो पिछले साल 2 के मल्टीपल पे चला गया था, जब मार्केट का व्यू ये बन गया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा और ये बिजनेस मॉडल सर्वाइव ही नहीं करेगा. तो यू हैव टू कीप लुकिंग एट इट. इट्स अ डायनामिक सिचुएशन, बट आई थिंक जस्ट बिकॉज वी हैव मैक्रो चैलेंजेस, इसीलिए एसेट के रिटर्न्स नहीं आने चाहिए. आई थिंक दैट्स नॉट द राइट वे टू लुक एट ओके, इट. तला, आर यू बैक? थैंक यू इम्तियाज साहब, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. अच्छा, जी. अब जो सवाल है, हाउ कैन आई गेट इन कांटेक्ट विद द मीदान इन्वेस्टमेंट टीम टू गेट फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट. इसका मैं बहुत ही सिंपल तरीका है. आप info@almidanGroup.com पे जाके जो है आप एक ईमेल कर दें. उसके बाद जो है आपको, आप जो भी रिप्रेजेंटेटिव है या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जो है वो आपको कांटेक्ट करके आपको फर्दर ब्रीफ कर देंगे. अच्छा, इसके बाद जो है व्हाट अबाउट टैक्स रेट. हाँ, टैक्स के ऊपर बात हुई नहीं. विल इट इंक्रीज मोर. टैक्स रेट जो है, दो तरह के टैक्सेस हैं म्यूचुअल फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो. एक है सीजीटी, इंडिविजुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सीजीटी जो है
वो है 15% और डिविडेंड टैक्स रेट जो है वो है 25%। तो होपफुली आपका जो सवाल है दूसरा, विल इट इंक्रीज मोर, होपफुली इस पे इंक्रीज नहीं होना चाहिए, लेकिन बजट 10th को जो है अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद जो है हम इसको फर्दर जो है हमें क्लैरिटी इस पे मिलेगी। अच्छा, इसके बाद सवाल है, पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड्स क्रिप्टो रेगुलेशन थ्रू द पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल एंड विद इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन अल्टरनेटिव एसेट लाइक रीट, is Al Mizan exploring any plans to diversify its portfolio by introducing new asset class such as REIT or regulated digital assets in the near future? जी इम्तियाज साहब, इसके ऊपर कोई आप बताएंगे अपडेट? तो तीन पार्ट है जवाब के इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दैट वी फील मेक सेंस फॉर आवर कस्टमर्स। तो उसके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह वी डू हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे मैंने कहा कि वी हैड द पाइनियर इक्विटी शरिया कंप्लाइंट फंड इन पाकिस्तान, गोल्ड फंड जैसे मैंने कहा कि अभी से हम ही ऑफर कर रहे हैं। जहां तक बाकी दो एसेट्स की बात है, रीट वाला, यस रीट पे वी आर वर्किंग ऑन इट, बट अगेन वी आल्सो हैव टू लुक एट इट कि गिवन के पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर अभी भी काफी हद तक ग्रे इकोनॉमी है, so we just have to make sure that we come with the assets that are suitable for our investors and suit Mizan's profile. तो REIT पे बिल्कुल हम काम कर रहे हैं। जहां तक डिजिटल एसेट्स की बात है, अगेन अभी इट्स टू अर्ली टू से, बिकॉज अभी गवर्नमेंट लेवल पे भी उसके रेगुलेशंस फॉर्मलाइज हो रहे हैं, बट वंस वी डू हैव अ फॉर्मल regulation on the alternate assets or the digital assets as well, so obviously Mizan will definitely look into it. At the end of the day, any asset class that's regulated and we feel makes sense for our investors risk profile and our profile, तो उसको हम बिल्कुल देखेंगे, and digital assets would be no different इंशाल्लाह। थैंक यू इम्तियाज साहब। आई थिंक हमने सवाल तो सारे एड्रेस कर लिए हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हो तो आप हम, जैसे मैंने आपको ईमेल एड्रेस बताया info@almizangroup.com, उसके ऊपर आप जो है ईमेल कर सकते हैं। सो बिफोर क्लोजिंग, इसमें मैं एहसन साहब को दोबारा इनवाइट करना चाहूंगा फॉर वोट ऑफ थैंक्स। तो एहसन भाई, ओवर टू यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तला भाई आपका और इम्तियाज भाई आपका। एक्चुअली इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल और बहुत ही इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन थी, और मुझे अभी भी मेरे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं और दे आर रियली सेइंग थैंक्स टू इम्तियाज साहब एंड मिजान टीम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला और हमें जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी और जो फंड्स में जो अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टमेंट की, उसके हवाले से हमें जो है वो एजुकेट किया है। तो यहाँ तला भाई, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप साकिब भाई को ऑनलाइन लें, और साकिब भाई जो हमारे पीबीएफ के फाउंडर हैं, सो आई वुड लाइक कि वो भी कुछ अपने ख्याल का इज़हार करें, उसके बाद वी कैन मूव टुवर्ड्स द क्लोजिंग। ओके, थैंक यू एहसन भाई। लेट मी चेक के साकिब भाई अवेलेबल है, तो फिर साकिब साहब को भी जो है हम ऑनलाइन ले लेते हैं। और जब तक साकिब साहब जब तक ऑनलाइन आते हैं, आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक हसन साहब, और खासतौर पे एक चीज और रिटरेट ये करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली हो सकता है कि रह गए हों या कोई क्वेश्चंस हो जो अनआंसर्ड हो, सो यू वुड रिक्वेस्ट हसन साहब की कोई भी क्वेश्चंस हो, सो यू कैन चैनल इट टुवर्ड्स अस, वी कैन आल्सो टेक देम अप ऑफलाइन एंड क्लैरिफाई कोई भी लोगों के कोई और टेक्निकल लेवल के क्वेश्चंस हो, तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। तला, आपको साकिब साहब का आईडी मिल चुका है, हैव यू एंटर्ड हिम? जी साकिब साहब, आपको मैंने होस्ट बना दिया है। आर यू अवेलेबल साकिब भाई? जी, now I can जी, thank you so much, क्योंकि it was I was not able to unmute। ओके नहीं जी, ओके। thank you so much, तला साहब, इम्तियाज साहब, I mean always a pleasure, माशाल्लाह। And as I had highlighted to our members over here कि देखिए ये presentation जो है it's coming from one of the best person around in Pakistan और from one of the best institutions in Pakistan। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड जो ये मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है। देखिए हम फंड्स तो एक ऑब्वियसली एक इज अ सेकंड लेवल क्वेश्चन, यहाँ पे कम्युनिटी का ज़्यादातर ये रहता है कि कैन आई इन्वेस्ट इन पाकिस्तान नाउ, और बीच में जो हालात रहे तो हम एस पी बी एफ पी के भी, क्योंकि हमारा एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स जो फ्रॉम द ऑनसेट 2014 था कि वो वांटेड टू रीडायरेक्ट कम्युनिटी ओवर हियर टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है। लेकिन बीच में हालात ऐसे रहे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिटिकल के वी स्टॉप्ड एडवोकेटिंग मच ओवर देयर। लेकिन ये कि अगेन वी सॉ सम रीबाउंड, और इसीलिए वी थॉट कि दिस इज अ गुड टाइम टू come back and present a realistic view, a ground reality of the economic situation. So thank you again. Thank you so much. It's been a pleasure. It's been very impactful. Imtiaz Saab, thank you so much for your time. Thank you, Sakib bhai, for arranging it. Thank you, Hasan bhai, for arranging it and giving us an opportunity. And we look forward to such continued engagements in the future as well. And you never know, किसी दिन तला भाई को कहते हैं कि फिर कुवैत चल के भी
let's have a session like this in person with the expat community in Kuwait. जी सर, यू आर मोस्ट वेलकम। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और वी लुकिंग फॉरवर्ड कि आप किसी तरीके से यहाँ पे आए और हमें जो है ना फिजिकली जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन दें और पूरी कम्युनिटी, पाकिस्तान की कम्युनिटी को, इंशाल्लाह। Thank you, Ehsan साहब, thank you साकिब साहब, thank you इम्तियाज साहब, and thank you everyone। माशाल्लाह काफी लोगों ने हमें कनेक्ट किया, काफी सवालात है हमारे पास। कोई भी क्वेरीज अगर आप लोगों की इस वक्त भी रह गई हो बिकॉज ऑफ द शॉर्ट ऑफ टाइम, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हम आपको पर्सनली जो है ऑन कॉल भी आपको रिप्लाई करेंगे और ईमेल एड्रेस पे भी आपको रिप्लाई करेंगे। तो जी जजाकल्लाह एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक अस्सलाम यू। वालेकुम।